नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि पीछे एक श्रृंखला हम बना रहे हैं विवाह के ऊपर, उसी का आज अगला खंड, और ये कहें कि लगभग अष्टकूट मिलान के अंदर जो आज का अंतिम खंड है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विवाह नामक जीवन का महत्वपूर्ण अंग, इतना मार्मिक, इतना जरूरी, इतना आवश्यक, जिससे दो परिवार आपस में मिलते हैं, दो जीव जिनको मनुष्य कहा गया है, उसमें एक नारी एक पुरुष आपस में मिलते हैं और संसार को आगे बढ़ाने की एक जो परिचलन है, इस सृष्टि को निरंतर गति बनाए रखने के लिए जो एक परिचलन है उसके अंदर शामिल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। कई बार हम अनजाने में, जैसे मैंने पिछली चर्चा के अंदर भी कहा था कि कई बार हम अनजाने में अत्यधिक गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो शुरुआत है वहां पे हम नजरअंदाज कर जाते हैं। जो प्रारंभ है उसको हम क्यों भूल रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अष्टकूट मिलान के अंदर जो बाकी बचे हुए दो खंड है, क्योंकि हम यहाँ पे उत्तर भारत के अंदर जो प्रचलन है ज्योतिष का उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो अष्टकूट मिलान या जिसको कहते हैं गुण मिलान, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज का अष्टकूट मिलान 7वें नंबर का कूट मिलान भकूट और 8वें नंबर का महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण मिलान नाड़ी। इतने महत्वपूर्ण क्यों है ये? ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपसे षडाष्टक राशि का हो, अर्थात जो व्यक्ति विशेष की राशि है उससे अगर छठी राशि या 8वीं राशि के व्यक्तित्व से आपकी जानकारी, मुलाकात, मेल मुलाकात, व्यापार कुछ भी बन रहा है, तो अनजाने में दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके असमंजस और संघर्ष लगातार बना रहेगा, प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रहेगी। तो आज का महत्वपूर्ण मिलान भकूट। ये भकूट केवल विवाह के लिए ही आवश्यक नहीं है, इसके अलावा जो ज्योतिष जानते हैं या कई बार ये भी पूछने आते हैं कि हमारे लिए एक हमने अपने व्यापार में कोई साझीदार चुने हैं, क्या वो व्यापार के अंदर जो हमारे साझीदार हैं उनके साथ हमारी देर तक निभ पाएगी या नहीं निभ पाएगी। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं भी धन लगा के किसी के साथ काम करूं, कोई दूसरा व्यक्ति भी पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ मेरे साथ काम करे, लेकिन अचानक से ही स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो कि उनको मेरे ऊपर संदेह होने लग जाए और मैं उनकी क्रियाकलापों से परेशान होने लग जाऊं, शिकायतें करने लग जाऊं, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए भकूट नामक मिलान केवल विवाह के लिए नहीं और अन्य चीजों के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेष राशि से छठी राशि हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। मेष राशि से छठी राशि कन्या, कुदरती मेष राशि से छठी राशि कन्या कुदरती ना तो ग्रह मैत्री बनेगी और ना ही भकूट मिल पाएगा। तो इसके अंदर जो 7 अंक हैं उसमें न्यूनता आएगी ही आएगी। क्यों? मेष राशि के स्वामी मंगल आक्रामक, ऊर्जावान, शक्तिवान, तेज चलने वाले, और बुध कन्या राशि के स्वामी नजाकत, नफाजत, विशेष प्रकार की आदतें, व्यापारिक कला कौशल उनके अंदर भरपूर है। दोनों का मिलन कैसे होगा? इसी प्रकार से मान लीजिए ये जीवन साथी भी बन जाते हैं तो और भी सोने पे सुहागा। इसलिए अगर हो चुका है तो उसके लिए तो सामंजस्य सबसे बड़ा परिहार है, लेकिन अगर प्रस्ताव आया हुआ है तो उसके लिए एक बार विचार कर लेना अति आवश्यक है। दूसरी, अगर हम देखें तो मिथुन राशि से
8वीं राशि, षडाष्टक बोला है, 6 और 8 की जो राशियां पड़ेंगी, अर्थात मिथुन राशि अगर लगन के अंदर है या मिथुन राशि में चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्र राशि के ऊपर बात करी जा रही है, तो उसके लिए जो मकर राशि है वो 8वीं राशि हुई। दोनों के अंदर एक संन्यास, वैराग्य, जरूरत से ज्यादा काम करने के प्रतीक हैं शनि महाराज, और दूसरी मिथुन, लोगों के साथ मेल मिलाप, लगातार बातें करना, जोड़े बनाना और ऐसे क्रियाकलाप करना जिसमें आमोद प्रमोद शामिल हो। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर सामंजस्य में दिक्कत आती ही आती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो राशि हमारे से, हमारी यहाँ पे वैसे तो राशि केवल और केवल जो जन्मकालीन चंद्रमा है उससे लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से पुराने लोगों के लिए एक समस्या है कि उनका जन्म विवरण उनको प्राप्त नहीं है। जन्म विवरण प्राप्त नहीं है तो उनके नाम से ही उनका नाम जाना जाता है या उनके नाम से ही उनकी राशि जानी जाती है, क्योंकि जो नाम अत्यधिक प्रचलित हो जाता है, पुकारा जाता है, तो नाम ही अपने आप के अंदर एक प्रकार से व्यक्ति की आइडेंटिटी, उनकी प्रामाणिकता का परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए मेरा बाहर जाके बहुत सारे लोग एक किसी खास उपनाम से मुझे पुकारते हों, तो अगर वहां पे कोई और भी कोई व्यक्ति इसी उपनाम के खड़े होंगे तो मेरी नजर घूमेगी एक बार जरूर कि शायद मुझे ही पुकारा गया है। इसलिए नाम भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों के पास जन्म विवरणिका नहीं है उनको नाम के अनुसार, और जिन लोगों के पास है तो उनको अपनी चंद्र राशि के अनुसार राशियों के सामंजस्य को देख लेना चाहिए। छठा और 8वीं राशि बहुत ही जीवन के अंदर संघर्ष, परेशानियां, असमंजस लेके आती है। इसी प्रकार से नवम पंचम, यहाँ नवम पंचम थोड़ा अलग है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दो साझीदारों के लिए अगर नवम पंचम है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाह जैसे महत्वपूर्ण जीवन के घटक के लिए, एक निर्णय के लिए नवम पंचम बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लगे। कारण 5वां स्थान प्रज्ञा, 9वां स्थान धर्म। एक जीवन साथी के लिए आपस में धर्म और ज्ञान नहीं है, दोनों का प्रणय संबंध है, दोनों की तरक्की छुपी हुई है। अगर मान लीजिए मैं अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने और ज्ञान की बातें करना शुरू कर दूं तो प्रणय संबंध कहाँ रह गया? या मेरा जीवन साथी मुझे अध्यात्म की बातें सुनाने लग जाए तो प्रणय संबंध कहाँ रह गया? जिस कारण से विवाह आवश्यक है वो वहां पे काफी हद तक न्यून हो जाता है। इसलिए नवम पंचम से भी भकूट बनता है, किंतु नवम पंचम का भकूट फिर भी एक बार कंसीडर, अर्थात सोच लेना चाहिए कि भाई इसके साथ किया जा सकता है। परिहार खंड के अंदर हम बताएंगे इसमें कि अगर लगन के अंदर जो राशि है और अष्टम के अंदर राशि है, उनके राशिपति अगर एक ही है तो काफी हद तक इसमें दोष साम्य के लिए देखा जाता है। भकूट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक राशि से दूसरी राशि छठी, दूसरी एक राशि से दूसरी राशि 8वीं, एक राशि से दूसरी राशि 5वीं और एक राशि से दूसरी राशि 9वीं। इनको बहुत विशेषता से ध्यान दे के देखना चाहिए, लेकिन इसके परिहार के ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर परिहार भी छुपे हुए हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो नाड़ी दोष कहलाता है। नाड़ी दोष के बारे में बड़ा भ्रम भी है। कुछ ने कहा एक नाड़ी दोष विप्रवर्णा वध थे, अर्थात ब्राह्मणों को नाड़ी दोष लगता नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ उन्होंने क्या बोला है? जातिगत ब्राह्मण हो या कार्य से ब्राह्मण हो। इसलिए नाड़ी दोष को समझना बड़ा ही गूढ़ है। मैंने जितना इसको समझा या मैंने इसको समझने की चेष्टा करी आचार्यों के माध्यम से, नाड़ी दोष इसलिए महत्वपूर्ण है, जब हमारा ज्योतिष शास्त्र बनाया गया था तो लोग सीमित और जगहें सीमित, इस कारण से मान लीजिए
किसी भी व्यक्ति के लिए कोई विवाह प्रस्ताव आता है और दूसरे व्यक्ति जो उनके लिए आया हुआ है, कन्या या पुरुष जो भी है, और उसकी दोनों की नाड़ी एक ही है, तो शास्त्र के अंदर उसमें कहा कि इनका लगभग ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त का वर्ग भी एक ही होगा, जिससे आगे चल के संतान उत्पत्ति करने में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसा कि मेडिकल भी कहता है। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो संसार इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि एक ही रक्त के समूह के लोग आमने सामने ही नहीं मिल पाते, तो फिर बाहर कैसे आसान है। इसलिए नाड़ी दोष के अंदर भी कई प्रकार से परिहार देखे जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तो है क्योंकि इसको 8 अंक सबसे ज्यादा मिलते हैं। 8 में से कितने प्राप्त हुए उसके अनुसार देखा जाता है। कई बार एक ही नक्षत्र के चरण भेद होने से भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। इसके कई परिहार के खंड के अंदर हम इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन नाड़ी दोष मुख्यतः संतान उत्पत्ति के लिए विशेष कारक बताया गया है। अगर वर की कुंडली में और कन्या की कुंडली में, एक लड़के की कुंडली में और एक आने वाली कन्या की कुंडली में अगर संतान उत्पत्ति के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो कम नाड़ी दोष को एक बार विचार कर सकते हैं कि क्या इसको त्याज दे देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था परिहार, उपाय, काट हर चीज की मौजूद है, केवल उसको करने के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार बहुत सारे लोग अक्सर गुण मिलान के समय हमसे ये पूछते हैं कि कौशिक जी, पंडित जी, नाड़ी दोष बन रहा है, कैसे देखें। इसीलिए मैंने आपको बोला ज्ञान को विस्तृत करना, लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में एक बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और इससे बड़ा कोई कर्म हो नहीं सकता। आज एक बार इसे उदाहरण के साथ स्क्रीन शेयर करके आपके साथ समझते हैं। वर्तमान कुंडली के अंदर भकूट तुला और मकर के बीच है। तुला और मकर आपस में 4 और 10 का संबंध बनाते हैं। चौथा स्थान सुख, 10वां स्थान कर्म। कर्म से सुखों की प्राप्ति। आप यहां देखिए 7 इसके अंदर अत्यधिक अंक हैं और इनको प्राप्त भी लगभग 7 ही हो गए। क्यों? क्योंकि ये भकूट का सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको प्रेम के लिए, दोनों को एक दूसरे के प्रणय संबंधों के लिए देखा जाता है। प्रणय संबंध एक ऊपर भी आया था जहां पे योनि के लिए बताया था, लेकिन वो योनि का कूट प्रणय के अंदर मानसिकता के बारे में बताता है। ये प्रणय के अंदर विशेषताएं उनके प्रेम प्रसंगों के बारे में बताता है। दूसरा नाड़ी यहां अगर देखें तो वर की नाड़ी अंत्य है और कन्या की नाड़ी मध्य है। अत्यधिक अंक 8 हैं और इसमें से लगभग हम देखें तो 8 ही प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि दोनों की नाड़ियां बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों के स्वस्थता का प्रतीक है। स्वस्थता अर्थात अगर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे तो संतान उत्पत्ति करने के अंदर भी जो विवाह के उपरांत एक महत्वपूर्ण खंड है उसमें भी दोनों सामर्थ्यवान रहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि विवाह के ऊपर एक श्रृंखला पूरी बनाएंगे। अभी हमने केवल इस पे गुण मिलान के ऊपर बात करी है। इसके बाद विवाह कब हो सकता है, किस दिशा से विवाह हो सकता है, जीवन साथी कैसा रहेगा, जन्मांक के अनुसार उसे देखने की चेष्टा करेंगे और कौन से वो योग हैं जो कभी कभी विवाह के लिए परेशानी करते हैं। ये मेरी जो चर्चा है वह आम व्यक्ति और मेरे ज्योतिष प्रेमी दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए भी है। खैर वो हमसे ज्यादा जानते हैं, उनके लिए मुझे आवश्यकता क्या मैं कहूँ, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए जो अष्टकूट मिलान है उसके बारे में, जो उनके मस्तिष्क के अंदर भ्रम है कि गुण कितने मिले हैं, कहाँ हैं, संपूर्ण गुण मिलने के बाद भी कई बार अनिश्चितताएं जीवन के अंदर बनी रहती हैं। ऐसा क्यों?
आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसको समझें तो कई बार प्रामाणिक जन्म समय का मिलना भी बहुत मुश्किल है। ईश्वर ना करे, कई ऐसे भी खंड देखे गए हैं जहां बढ़ती उम्र के कारण जो जन्म विवरणिका है वो ही सही प्रस्तुत नहीं की गई। इसके कारण से फिर उसमें एक देवज्ञ का, एक ज्योतिषी का इसमें क्या हाथ हो सकता है। ज्योतिष तो अपने आप में पूर्ण है, किंतु जो उनके सामने विवरणिका आई हुई है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इसलिए उस समय प्रश्न लगन लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक प्रस्ताव आया किसी बालिका के कन्या के लिए, एक प्रस्ताव आया किसी लड़के, किसी वर के लिए। उसी समय का प्रश्न लगन एक ज्योतिष के मित्रों के लिए मैं कह रहा हूं, लगा के देखना चाहिए कि क्या वर्तमान प्रश्न लगन क्या इंगित करता है। मेरे आचार्य गुरुवर से मैंने ये हमेशा सीखा उनके आशीर्वाद से कि प्रश्न लगन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है आने वाली घटनाओं को बताने के लिए। धन्यवाद। महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। थोड़ा स्वास्थ्य आज थोड़ा सा बेहतर हुआ। ईश्वर ने चाहा तो मेरे जो मित्र हैं जो मुझे समय समय पे चिकित्सा के परामर्श देते हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। चाहे उसमें हमारे बड़े भाई सत्य को पालने वाले सतपाल जी हों या हमारे अरविंद जी हों, जो भी हमारे डॉक्टर चिंतन साहब हों, रजत जी हों, उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। छोटी चर्चा में, महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लिया। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि अगली महत्वपूर्ण चर्चा, फिर इससे अगली जो चर्चा का खंड है उसको आप लोगों के साथ साझा कर सकें। धन्यवाद। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा। अपना ख्याल रखिएगा। संक्रमण काल धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। ईश्वर ने चाहा तो 22 सितंबर के बाद काफी हद तक बहुत सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। ईश्वर का नाम लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।